हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी टिप्स में स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण विधियों पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और याद रहे, पेडागोजी के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिपुष्टि, योजना बनाना, शिक्षण या प्रस्तावना। सभी जानते हैं सूक्ष्म शिक्षण, इसकी जो प्रोसेस होती है वह 36 मिनट की होती है। इसमें पहले योजना बनाते हैं, फिर हम शिक्षण करवाते हैं, उसके बाद हमको प्रतिपुष्टि मिलती है, फिर हमें रीप्लान करना पड़ता है और रीटीच करने के बाद हमको रीफीडबैक मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले हमें क्या करना है? प्लान बनाना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, योजना बनाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है योजना बनाना, ठीक है। अगला प्रश्न है, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? जल्दी बताइए। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो सभी जानते हो जो भाषा की दृष्टि से रचना के जो प्रकार होते हैं वह होते हैं 2। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? 2। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि आत्मा की आवाज़, हृदय तंत्र की झनकार, अभिव्यक्ति का व्यवहार या उपर्युक्त सभी। तो जो आत्मा की आवाज़ है इसे कहा था प्लेटो ने, ठीक है। भाषा ध्वन्यात्मक रूप आत्मा की आवाज़ किसने कहा था? प्लेटो ने। और हृदय तंत्र की झनकार किसने कहा था? सुमित्रानंदन पंत ने। और अभिव्यक्ति का व्यवहार कहा था इसको स्वीट ने। तो इसके सभी ऑप्शन ये फॉलो कर रहा है। तो भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है, आत्मा की आवाज़ भी है, हृदय तंत्र की झंकार भी है और अभिव्यक्ति का व्यवहार भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? अरस्तु, रूसो, प्लेटो या रॉस। तो जल्दी बताइए, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? जो रूसो महोदय हैं उन्होंने कहा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है, मतलब उन्होंने अपने एमाइल में लिखा है कि बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सब रूसो ने कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद या नाट्य लेखन, ठीक है। लिखित अभिव्यक्ति का बताना है। पत्र लेखन में भी लेखन हो रहा है, जब हम निबंध लिखते हैं तो लिखित अभिव्यक्ति हो रही है, नाट्य लेखन में भी लिखित अभिव्यक्ति होती है, लेकिन जब हम वाद विवाद करते हैं तो उसमें कोई लेखन प्रक्रिया नहीं होती। तो लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है वाद विवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है? अक्षर सिखाना, 12 खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना या उनको क्रियाशील बनाना। तो सभी जानते हैं किसी कार्य को करने के लिए हमारे अंदर उसके लिए तत्पर होना, उसके प्रति इच्छा होना ज़रूरी है। तो बालकों को लिखना सिखाने से पहले हम क्या करेंगे? उनमें लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक या विद्यालय पत्रिकाएं। प्रिंट मीडिया मतलब जो चीज़ें छपकर आती हैं उन्हें हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, जैसे समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गया, विद्यालय पत्रिकाएं हो गया। लेकिन इसके अंतर्गत नहीं आता है तो वो है पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक को हम प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, साइट क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी है ए व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए साइट क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए? तो जो साइट है सभी जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जो साइट है वह उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है? रटाई से मुक्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन, पाठ्यक्रम व्याप्ति या विद्यार्थियों का हित, ठीक है। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उससे रटाई से मुक्ति तो मिलती नहीं है, ना ही पाठ्यक्रम व्याप्ति होती है, विद्यार्थियों का हित भी
मान सकते हैं, लेकिन इसके द्वारा जो होता है हमारा निष्पक्ष मूल्यांकन है। यदि 1 नंबर का प्रश्न है तो हमें 1 नंबर ही मिलेगा। इससे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता है उससे हमारा निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों से हो सकती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक या लघुत्तरात्मक? जल्दी बताइए, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति हम किस प्रकार के प्रश्नों से मान सकते हैं? वस्तुनिष्ठ हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन रहते हैं, और अति लघुत्तरात्मक भी उतना ठीक नहीं है, लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न है उससे हमारे विचारों की अच्छे तरीके से अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम या कृथवाल? जल्दी बताइए, मूल्यांकन त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक इसमें उद्देश्य होता है, दूसरा अधिगम अनुभव, और होता है एक जांच कार्य। तो त्रिमुखी प्रक्रिया इसको किसने बताया था? ब्लूम महोदय ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ब्लूम के द्वारा बताया गया था कि मूल्यांकन एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? तो जाहिर सी बात है, जब हमारी नींव मजबूत होगी तभी हम आगे के कार्य कर पाएंगे। तो उच्चारण सुधारने का कार्य हमें बहुत ही मतलब छोटे स्तर से, प्राइमरी लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें प्राथमिक से ही उच्चारण सुधारने का कार्य शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि या उपर्युक्त सभी? सभी जानते हैं हिंदी शिक्षण के दौरान हम अनुकरण विधि का भी प्रयोग करते हैं, आगमन निगमन विधि का भी प्रयोग करते हैं और भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग भी करते हैं। जो तीनों भाषाएं हैं, तीनों विधियां हैं, वह हिंदी शिक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम या ऑप्शन नंबर सी उक्त ए व दो दोनों या उक्त में से कोई नहीं? तो भाषा शिक्षण के जो उपागम होते हैं, पाठ संसर्ग उपागम भी होता है और रचना शिक्षण उपागम भी होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उक्त एक व दो दोनों आ जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, और यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7 या 3? तो जो आगमन विधि है उसके रूपों की संख्या कितनी होती है? 2। ठीक है। इसके सोपान 4 होते हैं, लेकिन रूप कितने होते हैं? 2, एक विश्लेषणात्मक और एक उदाहरणात्मक। ठीक है, याद रखिएगा, सोपान कितने होते हैं? 4। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।